तो कल अपना ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या कुछ होता है ना स्टेट वेरिएबल्स। तो उसके बाद हम आगे करते हैं अपने आज आगे। देखो प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। अगर अपने पास में कोई जैसे कि फर्स्ट स्टेट ये है ना, कोई फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाता है, कोई भी जैसे कंटेनर हो या कोई सिस्टम हो ना, कोई भी सिस्टम अपने पास में वन स्टेट से सेकंड स्टेट में अपने पास में जाता है, तो जो जाने का प्रोसेस होता है अपने पास में या जो पाथ होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जो उसका पाथ होता है उसी को अपने क्या बोलेंगे, प्रोसेस। जैसे कि आप बैठे हो तो बैठ के खड़े होते हो तो आपका बैठना फर्स्ट स्टेट होगी और खड़ा होना सेकंड स्टेट होगी, तो बीच का जो है वो अपने पास में क्या होगा, प्रोसेस। पाथ जो है उसका वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है जी, समझ गए प्रोसेस क्या होता है। डेफिनेशन लिख लो इसका। इट इज ए पाथ along which change of state take place। ठीक है, along which change of state take place, तो जिसमें स्टेट चेंज होती है उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन कौन से अपने पास में टाइप्स होते हैं प्रोसेस के। देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जिसमें से फर्स्ट टाइप अपने पास में आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला कौन सा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के मीनिंग, आइसो का मीनिंग होता है सेम, और थर्मल में तो आपका टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर जिसका कांस्टेंट हो जिस प्रोसेस में, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपने, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। टेम्परेचर जिसमें स्क्रीन नहीं आ रही सर, हाँ जी बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन आ रही है और वॉइस क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ जी अंकिता, एक बार आप रीजॉइन करके देख लो तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें टेम्परेचर अपने पास में कांस्टेंट हो तो वो अपने पास में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0। डेल्टा टी की मीनिंग क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। और सेकंड अपने पास में होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मीनिंग क्या होगा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसको अपने क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो डेल्टा पी की वैल्यू जहां पे 0 आएगी उसको क्या बोलेंगे अपने, आइसोबारिक प्रोसेस। ये कुछ टर्म्स है, मतलब जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट उसको आइसोथर्मल बोलते हैं, और जहाँ पे वॉल्यूम सर पीछे करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लो। और जहाँ पे वॉल्यूम अपने पास में कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ जी, नोट कर लिया ये। अरे लास्ट 2 पॉइंट्स नोट। हाँ जी करो। सर ये बस इनकी यही आइडेंटिटीज है कि आइसोथर्मल होता है वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हाँ होता है, जी, जो आइसोबैरिक होता है उसका प्रेशर कांस्टेंट हो, बस यही होगा। ओके सर, हो गया। ठीक है, आपके सभी मतलब फ्रेंड्स को वगैरह ये तो क्या है ना, क्लास लगती है यस सर, बता ना, देंगे सर। तो जितने भी हैं उनको बता देना ना, इन्फॉर्म कर देना, बाई चांस उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो। वैसे तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा। ठीक है, सर इसकी सर जीवन की भी क्लास अलग से लगती है? हाँ जी जीवन की भी लगती है, जीवन की 4:15 से 5:15 है, आपकी 6 से 7 है। ठीक है, तो प्रोसेस देखो, प्रोसेस अपने पास में क्या होता है, इट इज ए पाथ अलोंग विच चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। मतलब एक फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में अपने पास कोई गया तो उसको अपने जो पाथ से गया उस पाथ को क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ प्रोसेस अपने पास कौन कौन से होते हैं, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में गया विद टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ में, वो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक बोलते हैं। तो आइसोथर्मल डेल्टा टी की वैल्यू 0, आइसोबारिक में डेल्टा पी की वैल्यू 0। ऐसे अपने पास थर्ड होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 0 आएगी। आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है जी, समझ गए। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस। और फोर्थ अपने पास में होता है एडियाबैटिक प्रोसेस।
कल भी आपको इसका मीनिंग बताया था एडियाबैटिक का मैंने। एडियाबैटिक का मीनिंग होता है कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बाउंड्री की थी ना कल अपनों ने, हाँ जी। यस सर। Yes, sir. तो इसका मीनिंग होता है नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0। और फिफ्थ अपने पास में है साइक्लिक प्रोसेस। फिफ्थ अपने पास में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक एडीआई ए नहीं है? हाँ जी यही है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अपने पास में कोई फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में गया है, और सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में गया, और थर्ड स्टेट से वापस फर्स्ट स्टेट में आ गया, उसको अपने क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जिस पॉइंट से अपने स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको अगर ग्राफ में अगर देखें तो ऐसा कुछ, जैसे मान लो कि कोई भी ग्राफ है जनरल, तो अपने इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, फिर इधर गए पहले, फिर इधर गए, फिर इधर गए, वापस उसी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अपने साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। Yes, sir. आगे Yes, चलो। sir. बढ़िया। आगे अपने पास दो टर्म है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनको समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इन दो पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ के चलना, में इनमें डिफरेंस क्या है वैसे। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या कुछ होता है, जैसे कि ऐसे मानो एक कंटेनर था, एक कंटेनर पे मैंने रखा m kg का मास रखा, है ना, इसमें पिस्टन लगा हुआ, 10 kg का जैसे ही मास रखा, वो मास रखने से पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक स्टेप के अंदर ही, एक स्टेप के अंदर वो पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, और वही अपने पास में एक और कंटेनर था पास में इसके, वहां पे उन्होंने क्या किया, वही पिस्टन सेम हाइट पे था, और यहाँ पे अपनों ने पहले क्या रखा, एक पार्टिकल रखा, सैंड का एक पार्टिकल रखा मान लो, फिर एक और सैंड का पार्टिकल रखा, ऐसे एक एक करके पार्टिकल रखे सारे सैंड्स के। तो सैंड के पार्टिकल रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, वो सारा क्या आ गया, m kg के इक्वल, मतलब जितना मास यहाँ पे था उतना ही मास यहाँ पे के पार्टिकल रखे अपने। तो पार्टिकल रखने पे वही पिस्टन सेम डिस्टेंस पे नीचे आएगा। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको तो एक स्टेप के अंदर नीचे लेके आए अपने, उसको तो एक स्टेप के नीचे लेके आए, उसको इनफाइनाइट स्टेप में लेके आए, उसका कंपैरिजन तो इनफाइनाइट है ना, जैसे यहाँ पे अगर 1000 2000 10,000 स्टेप लगे हो तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट स्टेप में अपने को इसको नीचे लेके आए। तो अगर एक स्टेप या दो स्टेप या मतलब कुछ अपने जिसको काउंट कर सकें वैसे कुछ स्टेप में उसको नीचे लेके आए, तो वो तो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वो तो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होता है अपने पास में, रिवर्सिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर अपने पास में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही करना है अपने को, इनफाइनाइट टाइम्स करना है, तो वो जो बनेगा प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे, अपने रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, यस सर। और ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसके अंदर देखो हर कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन वापस आ जाए, वो रिवर्सिबल होता है ना, ऐसा कुछ होता है। बट वन स्टेप वाला नहीं रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब एक चीज रखी है, अगर वो एक चीज उठा देंगे वो वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस मीनिंग बताता हूँ आपको क्या चीज है। अब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेन डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये मानो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। कहाँ पे, सिस्टम और सराउंडिंग उसमें क्या रहते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्यों रहते हैं, देखो उसका एक रीजन है। जैसे कि अपने पास में यहाँ पे क्या था, ये सिस्टम था, ये अपने पास में सिस्टम था। इस सिस्टम के अंदर मान लो कोई भी अंदर का प्रेशर है P1, ठीक है, बाहर का प्रेशर भी P1 था। मैंने एक पार्टिकल रखा, ये वाला एक पार्टिकल रखने से हल्का सा नीचे आएगा, पिस्टन आएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया, मतलब जैसे यहाँ पे रखा तो वो जस्ट यहाँ पे आके अपने पास में क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए, फिर अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा जब हल्का से नीचे आने के बाद में, क्योंकि अंदर का प्रेशर P1 प्लस कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैंने डीपी लिख दिया उसको,
और बाहर का प्रेशर तो P1 था ही, उसमें अब क्या आ जाएगा, जो हल्का सा मास रखा, मान लो M1 मास रखा मैंने, एक पार्टिकल का मास क्या है, M1 है, तो M1 G अपॉन एरिया, ये अपने पास में उसका प्रेशर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना बाद में, अंदर का प्रेशर क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ इसलिए बढ़ा, और बाहर का प्रेशर क्योंकि मास रखा इसलिए बढ़ा, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, फिर इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना। समझ नहीं आया सर। यस सर। इसको आप ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, हाँ जी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझो, अपने पास में क्या था, ये तो एक स्टेप के अंदर नीचे आ रहा था, एक स्टेप के अंदर ना, तो एक स्टेप में नीचे आने का मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसे कोई बीच की कंडीशन लेता हूँ, इस बीच की कंडीशन में ये नहीं बता सकता कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि वो अपने पास में क्या होगा, नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब इस यस सर। एक इंस्टेंट पे बीच में देखो, बीच में कंडीशन था जब, तो वहां पे क्या होगा अपने पास में, वो तो नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, इसका मीनिंग क्या है कि वो उस टाइम अंदर का प्रेशर कम है तभी बार बार उसको दबाव दे रहा है ना। यस यस सर। सर। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अपनों ने एक एक पार्टिकल रख रहे हैं, तब एक पार्टिकल आगे वाला नहीं रखा, तब तक तो वो अपने पास इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे, वो उसके बाद तो नीचे नहीं आ रहा उस टाइम, तो तब अपने हर एक कंडीशन में बता सकते हैं कि अंदर का प्रेशर क्या है और बाहर का प्रेशर क्या है, तो हमेशा अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहेगा, और यहाँ पे हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो इसलिए दोनों प्रोसेस अलग अलग हो गए, तो इसको अपने इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, यहाँ पे ये रिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं। इनका नाम सडन और स्लो, हाँ जी वैसे ही बोल सकते हो। देखो ये अपने पास में क्या आता है, फास्ट आता है नीचे, ये अपने पास में वेरी स्लो आता है नीचे, ठीक है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में आ रहा है अपने को, सिंपल सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। डेफिनेशन इसके यहाँ लिखता हूँ पहले रिवर्सिबल की, ए प्रोसेस इज सेड टू बी, a process is said to be reversible if system and surrounding can restore their initial state by means of infinitesimally changes। देखो रिस्टोर का मीनिंग क्या है कि अपने पास में देखो, जैसे एक पार्टिकल रखा, वो हल्का से नीचे आया और वापस रिस्टोर कंडीशन में आ गया, रिस्टोर का मतलब वापस इक्विलिब्रियम में आ गया, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर वापस इक्वल कर लिया उसने। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो एकदम फाइनल कंडीशन में नीचे आएगा तब जाके इक्वल होगा, बीच की कोई कंडीशन में इक्वल नहीं हो रहा, वहां पे क्या रहा है, हर कंडीशन में इक्वल है, यहाँ पे बीच कोई कंडीशन ले लो, यहाँ पे हर जगह अपने को आपको इक्वल मिलेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग मतलब अंदर और बाहर का जो भी चीज होगी, प्रेशर हो गया ना, टेम्परेचर वगैरह जो भी, मेनली तो अपने प्रेशर ही चेक करेंगे, तो सिस्टम और सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा कैन रिस्टोर देयर इनिशियल स्टेट, मतलब आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। हाँ जी समझ में आया अभी थोड़ा बहुत? यस सर। बढ़िया। तो इसका यस सर। ये भी लिख लो यहाँ पे, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, वो हमेशा अपने पास में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। सर चेंज से पहले क्या लिखा है? चेंज इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी ये पूरा लिख लो आप, इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस सर।
एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, लिख दो यहीं पे नीचे, देयर शुड नॉट एनी हीट लॉस, यहाँ पे कोई भी हीट लॉस नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो अपने पास कोई हीट लॉस होगी नहीं। हीट लॉस तो वहाँ पे होगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है अपने कुछ ना कुछ ना, तो तब वहाँ पे हीट लॉस होगी। तो अपने पास देखो रिवर्सिबल क्या होगा, इसको आप ऐसे इतना डेफिनेशन जरूर ध्यान रखें कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे, वो तो एक स्टेप में किया, वही अगर मैं इनफाइनाइट स्टेप में उसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो उसी प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल बोल देते हैं। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ये नोट कर लिया, फिर आगे लिखें अपने। यस सर। आगे देखो, इफ अबव कंडीशन, जो प्रीवियस कंडीशन अपने लिखी है जी, इफ अबव कंडीशन आर नॉट फॉलोड by any process is called irreversible process। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ डेली सेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके। हाँ जी, नोट्स आपके चैनल पे आ जाते हैं वैसे भी, जीवन जो G2 वाला ग्रुप आपका, और कल भी वीडियो भी आ जाएगी उस पे, ये नोट्स की पीडीएफ भी सेंड करो। अगर अपने पास उन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इनफाइनाइट टाइम से नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर अपने पास में कोई प्रोसेस 1 2 3 4 5 10 15 ना ऐसे कोई स्टेप में हो रहा है, तो उस स्टेप्स को मतलब काउंट, जिनको स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं अपने इजीली, तो वो अपने पास में क्या है, इरिवर्सिबल है। और अपने ऐसे बोले कि लगभग बहुत ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है या फिर इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन ध्यान में रहेगी आपको। यस सर। बढ़िया, तो आगे नोट डाल के लिखो। यस सर। एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्लॉट ऑफ ग्राफ ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। ठीक है, अपने जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन देखो। जैसे कि मान लो कोई अपने पास में एक कंटेनर था, ठीक है, एक कंटेनर में मैंने mkg का मास रखा, mkg मास रखने पे वो नीचे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है। इसकी एक कंडीशन थी P1 V1, मतलब प्रेशर यहाँ पे P1 था और वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे प्रेशर P2 V2। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ग्राफ ऐसे बनाता हूँ मैं, एक ऐसे बना लो आप, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। अब मेरे को ये बताओ P1 ज्यादा होगा P2 ज्यादा होगा? P1 सर ज्यादा होगा। ये P1 कम होगा ना। P1 देखो कम इसलिए होगा क्योंकि P1 क्या है, अंदर के गैस का प्रेशर है। P1 और P2 जो है वो अंदर के गैस का प्रेशर, अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है। तो बताओ P1 ज्यादा है P2 ज्यादा? P2 ज्यादा आएगा ना P1 से, क्योंकि अंदर बाद में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यस सर। यस सर। तो P2 की वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब P2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और P1 यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, और P2 यहाँ पे लिखता हूँ, और P1 यहाँ पे लिखता हूँ। और वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो V1 की वैल्यू ज्यादा, V2 की वैल्यू कम, ये V1 की वैल्यू ज्यादा, V2 लिख सकते हैं इतना। हाँ जी, यस सर। अब देखो अगर अपने पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, अगर अपने पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो अपने को क्या पता चलेगा, ओनली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये बता सकते हैं, है ना। जैसे P1 V1 वाला पॉइंट ये वो पॉइंट था और फाइनल पॉइंट ये था। इसके अलावा बीच की कोई कंडीशन है वो अपने को पता नहीं है अगर इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अपने को क्या इनिशियल पता चलेगा या फाइनल पता चलेगा, बीच का तो अपने नहीं बता सकते, है ना। जैसे मास रखा हुआ तो नीचे आ गया। और जबकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस अपने पास में हुआ तो रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले एक पार्टिकल रखा तो हल्का से नीचे आया वो, फिर एक और पार्टिकल रखा, मतलब ऐसे 2 दिन, फिर वो हल्का से नीचे आया, ऐसे ऐसे करता करता धीरे ऐसे करता, फिर यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आएगा, है ना, इनफाइनाइट स्टेप में। तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है अपने पास है।
तो बीच बीच में ऐसे ऐसे कंडीशंस आ रही होगी अपने पास में कुछ, है ना। ऐसे बना सकते हैं अपने, अगर पॉइंट्स बनाए तो सबके Yes, sir. हर कंडीशन का अपने को पता चल रहा है ना कि प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है, तो उस हिसाब से अपने हर कंडीशन के लिए बता सकते हैं। अब इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद अपने पास में ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि पास पास में थे। अब इन दोनों को अपने डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, अपने को ये नहीं पता कि ये इस प्रोसेस इस पाथ से आएगा या इस पाथ से आएगा या ऐसे आएगा, वो अपने को तीनों में से कोई क्लियर है ही नहीं, तो अपने कैसे ज्वाइन करें वो अपने को आइडिया नहीं, इसलिए अपने इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अपने सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स मिलते हैं अपने को, जो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल में क्या मिलते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ग्राफ अपने ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल का है, ये इरिवर्सिबल का है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. बढ़िया जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? ऊपर से जाए तो बता देना, पकड़ लेंगे अपने कोई और तरीके से, ऊपर से अगर जा रहा हो तो। सर हाँ जी बोलो। Sir, पीछे करना. हाँ जी हाँ जी, ये लो। देख वापस से Sir, बताते done. हैं। हाँ जी, रिवर्सिबल वाला वापस देखो। रिवर्सिबल में क्या हो रहा था अपने पास में, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। अपने पास में ऐसा कुछ कंटेनर था, इस कंटेनर में यहाँ पे था इनिशियल कंडीशन जो P1 V1 वाली कंडीशन, और फाइनल कंडीशन ये है P2 V2 वाली। तो इसके बीच में अपने पास इनफाइनाइट कंडीशंस आएंगे ऐसी अपने पास, जहाँ पे अपने को प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। Yes, sir. आएगी सर। आएगी ना। तो उन कंडीशंस का आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया डॉट डॉट से, मतलब उनके कंडीशंस के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम। तो वो अपने पास में क्या होगा, उनको डॉट डॉट को डॉट किया, मतलब जो बनाया आपने उनको आपस में मिला सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए उनको इजीली मिला सकते हैं। मिलाएंगे तो अपने पास में कर्व बन जाएगा। जैसे ऐसे होता है ना, नॉर्मली आप कर्व बनाते हो ऐसे, डॉट 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 पास में है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह कभी कभी आते हैं ड्राइंग ऐसे, जैसे डॉट डॉट को मिलाते हैं तो एक बार से कर्व बन जाता है। और अगर आपने ऐसे से यहाँ पे डायरेक्ट दिया होता, अपने थोड़ी ना पता कैसे कर्व में लेना, ये अपन डायरेक्ट मिला सकते हैं, है ना। इसलिए इरिवर्सिबल का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, रिवर्सिबल का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ओके सर। आगे चलो। आगे देखो, अपने पास में होता है एक स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। आगे लिखा आगे, एक स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो पहले स्टेट फंक्शन, तो दोनों को आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लो अपने पास में कोई ए कंडीशन ये है, एक बी कंडीशन ये है ना, मतलब कोई डिस्टेंस मान लो। वैसे इसका रिलेशन नहीं है कोई इसका चैप्टर के साथ में, पर फिर भी एक समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ए और बी कंडीशन अपने पास है, मैं ए से बी जाता हूँ इस पाथ से, ए से बी जाता हूँ इस पाथ से, और ए से बी जाता हूँ इस पाथ से, ऐसे कुछ। ठीक है, इस पाथ से जाता हूँ। तो अगर ए से बी पहुंचने में मेरे को पाथ का फर्क नहीं पड़ रहा, मैं किसी भी पाथ से जाऊं और मेरा जो सिस्टम या जो भी मेरे फंक्शन ले रखा था मैंने, उस पे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, ओनली स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। अगर मैं ए से बी गया, जो मैंने फंक्शन ले रखा है कोई भी, तो उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा फंक्शन, ओनली स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव थोड़ा सा अलग चीज है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज है। मतलब ये सिस्टम है ना, सिस्टम के लिए अपने पाथ डिफाइन करते हैं, पाथ फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि अपने पास उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप जैसे कि फिजिक्स में आप क्रम लेते हो ना, डिस्प्लेसमेंट ले लिया अपना जैसे, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास में क्या हो गया, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। पर वो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो आपको बाद में आएंगे समझ में, तो अभी के लिए आप लिख लो। तो इसमें डेफिनेशन ऐसे लिखना, these properties depend only on the initial and final condition.
इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है ओनली, तो वो अपने पास में क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास में इंटरनल एनर्जी, प्रेशर हो गया, जैसे अपने पास प्रेशर अपने पास में देखो इनिशियल प्रेशर पता 1 atm, फाइनल प्रेशर पता 2 atm, तो उस पर डिपेंड पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब जो प्रोसेस या पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं है प्रेशर अपने पास। एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारी टर्म ना बाद में आएगी इस चैप्टर में आगे, तो वहां पे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सर एग्जांपल FN क्या है? कहां पे सर FN क्या? फंक्शन ये एन ऊपर इसलिए लगा देते हैं लास्ट में, फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ आता है ना, जैसे इक्विलिब्रियम आया, एम आया लास्ट में, तो एम लगा दिया ऊपर, तो शॉर्ट फॉर्म है लिखने की ना। और देखो अगर अपने पास में ए से बी गया, मैं ए से बी जाने पे पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड, जैसे कि यहाँ से गया मैं, तो इस पाथ से गया तो मेरे को वर्क जैसे कम करना पड़ा, इस पाथ से वर्क ज्यादा करना पड़ा, तो उनको अपने क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलेंगे, कि जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप पाथ फंक्शन की भी डेफिनेशन लिख लो। पाथ फंक्शन लिखो, these properties depend on the path by which change of state has taken place, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अपने पास में क्या हो गया, वर्क हो गया, पाथ पे डिपेंड करता है कि इस पाथ से गया या इस पाथ से गया, तो उस पर डिपेंड करता है कि वर्क कितना करना पड़ेगा अपने को। हीट होगी, हीट कितनी अपने पास में बाहर निकलेगी या उसको हीट देनी पड़ेगी अपने को सिस्टम को, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपने पास में कुछ एग्जांपल है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होगा, जो पाथ पे डिपेंड करता हो, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, वो अपने पास में स्टेट फंक्शन। समझ गए जी? सर जो ऊपर स्टेट फंक्शन के एग्जांपल पे लास्ट पे क्या लिखा है सर, एंथैल्पी के आगे एंट्रोपी, EN है। हाँ जी EN, वापस लिख देता हूं मैं, एंट्रोपी आगे आएगा, ये सेकंड लो अपने पास में थर्मोडायनामिक्स। तो आगे बात करते हैं वर्क एंड हीट के साइन की। ले हाँ जी ये लिख लो, उसके बाद में आगे समझ गए जी, आगे चले। Yes, sir. बढ़िया, Yes, sir. आगे देखो, वर्क एंड हीट। वर्क और हीट तो आपको पता ही क्या होता है। हीट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो अपने पास में एनर्जी चेंजेस आते हैं उसको हीट बोलते हैं, और उसके अलावा जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने वर्क बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स के लॉ नहीं करवाई जी, अब कल तो चैप्टर स्टार्ट किया आपका, अभी तो टाइम लगेगा, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है, टाइम लगेगा इसमें ना, सारा कुछ करवाएंगे आपको। सर इन चैप्टर में सर कोई लॉजिक वाली बात आ तो रही नहीं। क्या लॉजिक वाली बात आ तो रही है, जैसे पिछले चैप्टर्स में लॉजिक तो था, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे सर? इसमें जितना लॉजिक निकलेगा उसमें तो कितना निकलेगा नहीं, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको तगड़े तगड़े। मतलब ये चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट, और लॉजिक जैसे कि आपका नॉर्मल है, आपको डेली लाइफ में यूजेस बताता हूँ। डेली लाइफ में जैसे आप चाय पीते हो, ठंडी हो जाती है, आप चाय क्यों होती है ठंडी, रीजन सोचा? वो तो बचपन से ही होता है सर, हवा के कारण। हवा के कारण, तो हवा के कारण वहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं अपने। वहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है हीट लॉस, कितना हीट लॉस हो रहा है ना, तो वो क्वेश्चन आएंगे इसमें आगे। अपने जैसे काम करते हैं, थक जाते हैं, क्यों थकते हैं, वर्क कितना करना पड़ता है, कितना ज्यादा होता है। कोई चीज स्टेबल होती है तो अपने पास उसके पास में हीट कम क्यों होती है, आपने ये पढ़ा होगा इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, कोई चीज स्टेबल है तो उसके पास में हीट कम होती है, कोई चीज अनस्टेबल है उसके पास हीट ज्यादा होती है ना, अनस्टेबल बॉन्ड होता है उसके पास हीट ज्यादा होती है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने।
तो वो ऐसा ही क्यों होता है, उसका रीजन ही है, उसका रीजन आप आगे यहाँ पे पता चलता है इसे। ठीक है, समझ गए जी लॉजिक। सर। Yes, तो sir. आगे लिखो वर्क एंड हीट, इसमें लिखो साइन कन्वेक्शन फॉर वर्क एंड हीट। यहाँ भी मेन डिफरेंस है, देखो अपने पास में ये चैप्टर ना फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस साइज सिर्फ ओनली साइन में ही है। जो साइन कन्वेक्शन पढ़ते हैं अपने वर्क और हीट का, उसी में डिफरेंस ओनली वर्क एंड हीट। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों जगह भी ये चैप्टर आएगा आपके, लेकिन कंफ्यूज मत होना आप ना। ये बाई आईयूपीएससी, आईयूपीएससी तो आपको पता ही है कौन है आईयूपीएससी, बताओ। हाँ जी, आईयूपीएससी कौन है पता है, बोल लो, नहीं पता तो। आईयूपीएससी संस्था ना अपने केमिस्ट्री की एक, जिसमें आप आईयूपीएससी नेमिंग वगैरह भी पढ़ते हो। यस सर। तो पढ़ा होगा आपने थोड़ा Yes, sir. प्रीवियस क्लास में। अब देखो Yes, हीट sir. पे आते हैं। हाँ जी, जो नॉमेनक्लेचर किया था आईयूपीएससी अपने पास में, तो केमिस्ट्री के आईयूपीएससी मतलब समझो। हाँ जी हाँ जी, तो आईयूपीएससी ने जो अपने को दिया था साइन कन्वेक्शन, वो साइन कन्वेक्शन पढ़ते हैं। ये साइन कन्वेक्शन ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ना थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। हाँ जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो गिवन अगर हीट अपने सिस्टम को दे रहे हैं, जैसे ये मान लो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं हीट अपने दे रहे हैं, तो क्या होगा, सिस्टम की हीट बढ़ेगी। तो गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम हीट, तो क्या होगा, क्यू का साइन अपने क्या लेना, पॉजिटिव लेना है। अगर अपने सिस्टम को हीट दी तो साइन क्या लूंगा, हीट का पॉजिटिव साइन लूंगा। समझ गए, जैसे कि मैंने 10 जूल हीट उसको सिस्टम को दी तो प्लस 10 जूल करूंगा, क्योंकि सिस्टम को तो हीट मिली है ना। ठीक है, और यस सर। heat is released by the system, heat is released from the system as well, from system। तो जो Q का साइन है वो क्या लेंगे, अपने नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम में हीट की क्या हो रही है, इस बार कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो उस साइन को क्या लेंगे, अपने नेगेटिव लेंगे। जैसे सिस्टम मेरे को कोई 10 जूल एनर्जी दे रहा है, तो वहां पे सिस्टम के लिए वो हीट क्या लिखेंगे, माइनस का 10 जूल लिखूंगा मैं। ठीक है, समझ गए साइन कन्वेक्शन का मीनिंग। Yes. Yes, sir. और वर्क को देखो आगे, वर्क का साइन कन्वेक्शन, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर अपने सिस्टम पे काम करेंगे तब तो क्या आएगा, वर्क अपने पास में पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब जैसे मैंने सिस्टम पे काम किया 10 जूल के इक्वल कोई वर्क काम किया मैंने, तो प्लस का 10 जूल आएगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अपने पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा साइन। ठीक है जी, समझ गए, साइन क्या आएगा Yes, अपने पास में, sir. नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव। और जो फिजिक्स में डिफरेंस है, वो फिजिक्स में डिफरेंस सिर्फ इन्हीं में है। हीट का साइन सेम है फिजिक्स में, जो वर्क डन का ऑन द सिस्टम लेते हैं फिजिक्स में वो लेते हैं नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव। बस इसी एक साइन चेंज के कारण पूरा चैप्टर वापस से पढ़ना पड़ता है अपने को फिजिक्स में। ठीक है जी, समझ गए। तो क्या क्या डिफरेंस था? Sir. डिफरेंस ये है, जैसे कि फिजिक्स का अगर लिखूं मैं, तो फिजिक्स में क्या होता है अपने पास में, सेम चैप्टर आएगा, ए टू जेड सब कुछ सेम होता है। वहां पे ऑन द सिस्टम जो वर्क होता है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। अरे कोई रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है, आप इसको ना याद करने के लिए ऐसे याद ध्यान रखना, जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं अपने सिस्टम से, मतलब छोटे छोटे, मतलब ऐसे सिस्टम पे, जैसे फ्लास्क हो गया, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के उन्हीं पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां पे हीट रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो अपने लैब में क्या करते हैं, जो फ्लास्क वगैरह हो गए उन पे खुद काम करते हैं और अपने को रिजल्ट मिलता है ना, ऐसे होता है। Yes, sir. तो अपने जो खुद काम करते हैं उसलिए अपने उसको पॉजिटिव लेते हैं कि मैंने सिस्टम पे काम किया इसलिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और फिजिक्स वाले क्या सोचते हैं, फिजिक्स वाले ये सोचते हैं कि जैसे कि मैंने पंख फैन ऑन चलाया, फैन चलाया तो वो काम मेरे लिए कर रहा है फैन, है ना। फैन काम किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो सिस्टम काम कर रहा है तो उस चीज को पॉजिटिव लेते हैं। आप इस चीज कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना। बस इसी एक डिफरेंस के कारण पूरा चैप्टर वापस से पढ़ते हैं अपने।
तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार वापस बता रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होगा ना अब तो, होना भी नहीं करना एक कंफ्यूज। बार सर नेक्स्ट। हाँ जी, वापस से बता देता हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर केमिस्ट्री में आपको लेना है तो पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, जबकि फिजिक्स में ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? और हीट के साइन सेम है, बाकी वो तो फिजिक्स में आपको सर वापस पढ़ा देंगे, नहीं सर? तो एक बार अपने केमिस्ट्री वाला ही ध्यान रखो, फिजिक्स वाले से कंफ्यूज मत होना आप। तो आपको याद रखना है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, रखोगे याद इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो अपने कि कोई सिस्टम अपने पास में, उसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, उसने हीट एब्जॉर्ब की मान लो 240 किलो जूल। तो अपने अगर हीट लिखेंगे तो क्यू की इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे? Plus. प्लस प्लस Sir, plus. तो अपने सिस्टम को हीट दी है, उसने एब्जॉर्ब किया, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 240 आएगा, है ना? अगर वही सिस्टम हीट रिलीज करता अपने पास में, तो हीट रिलीज नेगेटिव बाय द आता सिस्टम, है। तो माइनस का 240 लिखते हैं, ठीक है जी? Yes, sir. आगे चलो, आगे अपने फाइंड करते हैं वर्क, कि वर्क होता क्या और कैसे कैसे उसको फाइंड करते हैं, ठीक है? अब सारा का खेल ना वर्क और हीट का ही है पूरा चैप्टर में। ओके सर। बोर तो नहीं होगे ना? बोर आप बता देना, अपने कोई और बातें कर लेंगे, ठीक है? अजीबोगरीब से चैप्टर लग रहा है। अजीबोगरीब से चैप्टर लग रहे हैं, फिर तो तेरे को साइंस भी अजीबोगरीब लग रही होगी। नहीं सर, साइंस तो फिर भी ठीक है सर। ये तो फिर साइंस बताइए। सर केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती सर, फिजिक्स सही है। अच्छा, केमिस्ट्री भी अच्छी लगा देंगे आपको, ना टेंशन लो। फिजिक्स में तो सर टू द पॉइंट आंसर लिखा होता है, बस एक रूल याद कर लिया सर, सारे उस पे ही बेस्ड होते हैं सर, इस पे अलग अलग सबकी। इसमें थोड़ा सा आपको गड़बड़े, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बार बार पढ़ना पड़ता है चीजों को, है ना? यस सर। तो मेहनत करो फिर। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ जी, बढ़िया जी। तो देखो अपने पास में क्या है, अपने पास में एक कंटेनर था, यहाँ से समझना, यहाँ से आपको पूरा लॉजिकल स्टार्ट हो जाएगा, वो तो स्टार्टिंग में टर्म्स बताई थी, अब पूरा लॉजिकल है। तो यहाँ से देखो अपने पास में एक्सटर्नल प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल, इस पे वो एक पिस्टन था, पिस्टन पे बाहर का प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल, तो ये पिस्टन क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है? पिस्टन अपने पास में क्या आ गया, नीचे आ गया, और इस पिस्टन के अंदर क्या थी, गैस थी। तो अगर मैं वर्क निकालना हो तो वर्क क्या होता है मेरे पास में, हाँ जी, फोर्स इंटू Displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ये अपने पास में वर्क होता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कितना डिस्टेंस नीचे आया, dx डिस्टेंस नीचे आया, मान लेते हैं अपने x को, मतलब थोड़ा कम चेंज है तो dx है ना, तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू dx, ये लिखूंगा। Yes, sir. Yes, sir. फोर्स क्या होता है अपने पास में, प्रेशर इंटू एरिया होता है, यस सर। Yes. प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना लगाया मैंने, पी एक्सटर्नल, हाँ जी, प्रेशर कितना लगाया, पी एक्सटर्नल लगाया ना, उसको नीचे करने में, और एरिया कुछ ए मान लेता हूँ, इसका पिस्टन का एरिया कितना ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये फोर्स हो गया मेरे पास में, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे। तो यहाँ से देखो वर्क इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, वर्क इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डीएक्स, एरिया इंटू डीएक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूं ना, डीवी, क्योंकि एरिया तो हर टाइम कांस्टेंट ही है, सिलेंडर है ना अपने पास में, सिलेंडर का तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है एरिया, एरिया तो उतना ही रहेगा, बस वो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो डिस्टेंस ऊपर नीचे होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा पूरे में उसके, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे वर्क का अपने पास में क्या आता है, वर्क इक्वल टू आता है पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये आपके पास में वर्क होता है, जनरल फॉर्मूला वर्क का,
इसको आप ध्यान रखोगे, Yes, sir. ठीक है। पी एक्सटर्नल तक तो पता चल गया Yes, सर। sir. सर माइनस डीवी कहाँ से आया सर, उसके माइनस नहीं एडीएक्स है कहाँ यार, चला गया? इनटू है ये, ए इंटू डीवी को मैंने डीवी लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, बोलो यार। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल थी तो इसमें डीवी लिख दिया, वॉल्यूम वेरिएबल होगा क्योंकि डिस्टेंस के कारण, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो वर्क अपने पास में आया वो क्या आया, हाँ जी इस पॉइंट को ऐसे समझना, जो वर्क अपने पास में आया वो क्या आया, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी आया। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा था, अपने वर्क कर रहे थे सिस्टम पे, Yes. Yes, sir. हाँ जी सिस्टम पे वर्क कौन कर रहा था, कर रहे थे। इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे समझो आप, जैसे कि ये कंटेनर था, ये कंटेनर में अपने पास में पहले का वॉल्यूम V1 मान लेता हूँ, जब कंटेनर नीचे आया तो वॉल्यूम V2 है ना, तो V अपना डीवी क्या लिखते हैं, डीवी को ये लिखेंगे V2 माइनस का V1, चेंज इन वॉल्यूम ये लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, Yes, sir. तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा मैंने, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हाँ जी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, Negative. Positive, sir. नेगेटिव आएगा ना यार, V2 कम है, ये V2 अपने पास में, V1 पूरा था तो V2 मान लो जैसे 10 लीटर आया तो V2 क्या होगा 20 लीटर था, तो 10 में से 20 गया तो माइनस का 10 आएगा ना, नेगेटिव आएगी Yes. वैल्यू अपने पास में, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, Yes, sir. सर ये और सर पी समझ नहीं आया सर ये। समझ में नहीं आया। देखो अपने पास में क्या था, पहले कंटेनर यहाँ पे था पिस्टन, उसको मैंने पी एक्सटर्नल बार का कोई प्रेशर लगाया, वो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में वॉल्यूम ये हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना उसका पहले से, आया ना, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, Yes, sir. तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं अपने वॉल्यूम में हमेशा, चेंज देखते हैं तो Yes. Yes, sir. चेंज इन वॉल्यूम अपने पास में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वॉल्यूम अपने पास में फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया, नेगेटिव आएगा ये अपने पास में, Yes, sir. Yes, अभी sir. समझ में आया अभी सभी को, Yes, sir. बढ़िया, Yes, तो ये अपने पास sir. वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, Yes, sir. हाँ जी, तो नेगेटिव आने की वजह से ये पूरी वैल्यू वर्क की क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी मेरे पास में, क्योंकि पी प्रेशर तो पॉजिटिव रहता है ना हमेशा, प्रेशर नेगेटिव तो ही नहीं सकता, तो प्रेशर जैसे 1 atm है, 2 atm है, 10 atm, कितना भी प्रेशर है वो तो पॉजिटिव है, और डीवी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो पूरा वर्क क्या आएगा मेरे पास में, नेगेटिव आएगा, Yes, sir. पूरा वर्क Yes, क्या आएगा sir. मेरे पास में, नेगेटिव Yes, आएगा। sir. तो अगर अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं तो साइन उसका कैसे आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, अगर मैं Positive. ऑन द सिस्टम करता हूं Negative. पॉजिटिव पॉजिटिव आता है ना, ऑन द सिस्टम वर्क करता हूं तो Yes, sir. तो मेरे पास में तो पॉजिटिव आना चाहिए था, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो इसका मतलब गलत है ना, पॉजिटिव आना चाहिए था, ये क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका Negative. मतलब ये फॉर्मूला गलत है, इस फॉर्मूले को सही करने के लिए अपनों ने यहाँ पे क्या लगाया, इसके आगे वर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, एक माइनस पहले से लगा दिया आगे, ताकि ये वाला जो वैल्यू नेगेटिव आएगी डीवी की, वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो अपने पास जो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ठीक है जी, Yes. आया समझ में, Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया जी, शाबाश। तो अगर थोड़ा सा बड़ा चेंज होगा तो उसके लिए तो अपने वर्क क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू माइनस का पी एक्सटर्नल, थोड़ा सा बड़ा चेंज के लिए डेल्टा भी लिख देते हैं, स्मॉल चेंज होता है तो डीवी लिखते हैं, बड़ा चेंज के लिए डेल्टा भी, ठीक है लिख सकते हैं। ए वर्क सर, ये वाला समझ नहीं आया सर, वर्क के बाद समझ नहीं आया सर, कौन सा सर वर्क, ऊपर से ऊपर से समझ नहीं आया, यस सर। तो यार बीच में बोलना करो ना, पूछता हूँ मैं तो देखो अपने पास में क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, पहले V1 वॉल्यूम था इस कंडीशन में, हाँ जी रिस्पॉन्स करते रहना साथ साथ में ना, यस सर। और
अपनों ने उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वो यहाँ पे आ गया, तो वॉल्यूम V2 आ गया। अब V2 की वैल्यू ज्यादा है कि V1 की वैल्यू ज्यादा है, ये बताओ मेरे को। सर V1 की। V1 की ज्यादा है। और अगर अपने चेंज निकालते हैं वॉल्यूम में, वो उसको क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा यस किसी सर। भी। तो फाइनल अपने पास में V2 था, माइनस का V1 किया, तो ये वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यस सर। नेगेटिव आ रही है, तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यस सर। तो अपने पास में ऑन द सिस्टम अपने वर्क कर रहे हैं, फिर भी अपने पास में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब गलत आ रहा है। ऑन द सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए अपनों ने यहाँ पे एक माइनस पहले से ऐड कर दिया, ताकि जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो एक्चुअल में वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है, ओके सर। सर जो पीछे फॉर्मूला लिखाया था सर उसके सामने पहले माइनस लगा ले। हाँ जी, जो पीछे फॉर्मूला लिखाया था इसके आगे ये फॉर्मूला सही नहीं है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए जो फॉर्मूला सही वाला है वो ये वाला है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। वो तो अपने पास जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ओके सर। ऑन द सिस्टम अपने नेगेटिव नहीं लेंगे ना, ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए अपने माइनस लगा दिया उसके आगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। आगे करना सर। आगे ये लो जी, नोट कर लो आप अच्छे से, समझ गया ना। हाँ जी, यस तो सर। वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा, माइनस का पी माइनस एक्सटर्नल इंटू डीवी। हाँ जी, फिजिक्स में आपके पास में क्या आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, वहां पे माइनस का साइन नहीं आता। उसी एक माइनस के साइन के चक्कर में पूरा चैप्टर आगे चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ये पीछे भी नोट कर लो। वो कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देखो चीजें बताता हूँ। अभी अपने स्टार्टिंग में होता है, चैप्टर कम होते हैं तो चीजें याद रहती है, बाद में आगे जाके चैप्टर अपने बढ़ जाते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट में चैप्टर लगभग आधे से ज्यादा हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार चैप्टर बहुत ज्यादा हो गए, तो मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो मिक्स को नहीं होने देना, उस चीज के लिए क्या होता है कि बार बार पढ़ना पड़ता है चैप्टर को। तो आप रिवाइज जरूर करते रहे चैप्टर को, जो भी आपके पुराने चैप्टर हो गए। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो जिन्होंने पहले किया उन्होंने हाथ लगाया उनको आप में से नहीं, जिन्होंने G3 में अभी किया था उन्होंने तो लगाया होगा, जो पहले किया था जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से। तो ऐसे उनको रिवाइज करता रहा करो बीच बीच में, ताकि रिवाइज करने से क्या होता है कि वो ध्यान में रहता है आपके चैप्टर के अंदर। ठीक, मतलब ज्यादा नहीं, चाहे 1 घंटा ही पढ़ लो 7-8 दिनों में एक बार आप, तो भी आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। हाँ, चैप्टर में था क्या, ब्लैंक नहीं होती पूरे आप। ठीक है जी, आगे चले कल पीछे। नहीं सर, कल करेंगे आगे। अभी तक आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद में सर आपको गैस स्टेट पढ़ा रहे हैं और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना। तो 6 चैप्टर, 2 चैप्टर आपके करंटली चल रहे हैं। यस सर। एग्जाम में मतलब उसमें तो 11th 12th का पूरा एक टेस्ट आता है ना। टोटल चैप्टर्स बहुत है आपके, ना टेंशन लो, अच्छे से आएंगे आपके चैप्टर। टोटल 25-30 चैप्टर होंगे टोटल आपके। डिलीटेड सिलेबस भेज देंगे आपको, मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको भेज दूंगा। अरे JEE का डिलीटेड? JEE का डिलीटेड कुछ नहीं है, ओनली 12th का, 11th 12th का पूरा आएगा JEE का? हाँ, JEE में पूरा आएगा जी, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। सो सैड है ना। आगे चलते हैं अपने। तो वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये आपके पास में वर्क का फॉर्मूला है, इसको आप अपने दिल में, मन में, सब जगह बिठा लो। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आज तो नहीं हो पाएगा, चलो आप हेडिंग डाल के अभी छोड़ दो। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी ना, कल से। हाँ जी, शाबाश जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हो अभी? नहीं, बस हेडिंग डलवा रहा हूँ। ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन
आपके क्वेश्चन देता हूं मैं, कई बच्चों से पूछ रखा होगा मैंने शायद। और कंप्रेसर, ठीक है। तो अपने कल ये करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेसर। एक्सपेंड कैसे करते हैं और कंप्रेस कैसे करते हैं और कैसे कैसे उनका कर्व वगैरह आते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ अपने पढ़ेंगे। हेडिंग कल लिखनी तो पड़ेगी। हाँ जी, आप नोट कर लो, कल वापस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछ रखा आपसे मैंने, G3 वालों से पूछ लिया था मैंने ना, तो आप लगभग उसी में थे। हाँ जी, पूछ रखा कि नहीं पूछ रखा, बोल दो। पूछा हुआ है पूछा हुआ ना, चल छोड़ो। सर ना जस्ट सर इसका क्वेश्चन बता दो सर, मैंने किसी से पूछना है ये वाला सर। इसमें Question? करना क्या था? इसमें अपने पास में ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर को बीच में से एक स्क्वायर को बाहर निकाल दिया अपनों ने, जो रेड कलर का था, इसको मैंने इसको बाहर निकाल दिया। जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपने सेम एरिया और सेम शेप में कन्वर्ट करना है, सेम ठीक है शेप और एरिया में। तो पहले 2 पार्ट में ऐसे करेंगे, 3 पार्ट में ऐसे करेंगे, फिर 4 पार्ट्स में पूछते हैं अपने, ठीक है। सर। ये क्या किया? 2 पार्ट में कन्वर्ट करना था, 2 पार्ट में तो ऐसे ऐसे कर दिया, ये 2 पार्ट सेम एरिया सेम शेप है। 3 पार्ट में करना था, 3 पार्ट में ऐसे कर दिया, सेम एरिया सेम शेप है। 4 पार्ट्स में इस बॉक्स को, मतलब जो ये वाला बचा हुआ है, इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करना था अपनों ने। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। जिनसे नहीं पूछा वो आज ट्राई करना, ठीक है। ओके जी, बाय, बाकी अपने कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय जी, बाय। एक मिनट ये सेव कर लेता हूँ मैं।